मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा है नाइट्रोजन उपाक्ष एवं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का अध्ययन 4 बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से बिंदु बताए थे? एक तो बताया था बेटा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आपको मैंने बताया था अमोनीकरण। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया था नाइट्रीकरण। और चौथा बिंदु मैंने आपको बताया था विनाइट्रीकरण। तो ये चारों की चारों प्रक्रियाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? नाइट्रोजन चक्र का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। आपको मैंने इसमें ये भी बताया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरी होती है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना बेटा। अब इन चारों प्रक्रियाओं में से 1, 2 और 3 प्रक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज अपन जिस प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं वो ये है। कौन सी प्रक्रिया है बेटा? विनाइट्रीकरण, ठीक है। तो आज अपना जो हेडिंग मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ जिसको कि अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ये है बेटा विनाइट्रीकरण, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसमें कि वह प्रक्रिया जिसमें NO3 यौगिकों को नाइट्रेट यौगिकों को वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट यौगिकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट यौगिकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा NO2 एवं N2 गैस के रूप में NO2 व N2 गैस के रूप में अपघटित किया जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई बेटा कि वह प्रक्रिया जिसमें NO3 नाइट्रेट यौगिकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा NO2 एवं N2 गैस के रूप में अपघटित किया जाता है विनाइट्रीकरण कहलाती है। ठीक है ना बेटा। आगे चलिए। इस क्रिया के कारण भूमि में नाइट्रेट यौगिकों की
कमी हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाती है। मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाती है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में आपको ये लिखना है। इसके बाद अपन लिखेंगे यह क्रिया मृदा में उपस्थित, यह क्रिया मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणुओं, यह क्रिया मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणुओं जैसे थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस, डिनाइट्रिफिकेंस व स्यूडोमोनास डिनाइट्रो डिनाइट्रिफिकेंस द्वारा होती है। तो बेटा ये आपके सामने मैंने लिख दिया। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये पूरी की पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो कि वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट यौगिकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट एवं नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट एवं नाइट्रोजन गैस के रूप में अपघटित किया जाता है, विनाइट्रीकरण कहलाती है। ये तो विनाइट्रीकरण की परिभाषा हो गई। इस क्रिया के कारण भूमि में नाइट्रेट यौगिकों की कमी हो जाती है, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाती है। यह क्रिया मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणुओं जैसे थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस आदि जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। अब बेटा 2 मिनट मेरी एक छोटी सी बात और सुन लीजिए कि यद्यपि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। सुन लिया आपने? वापस से कहता हूँ कि यद्यपि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र की एक महत्वपूर्ण घटक है, परंतु यह क्रिया पादपों के लिए या किसानों के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं और पादपों द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये प्रक्रिया पादपों के लिए कैसी हो गई? हार्मफुल, हानिकारक। ठीक है। अब इसके बाद अपन एक अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो बेटा, लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में गुलिकाओं का निर्माण।
गुलिकाओं को क्या बोलते हैं बेटा? गांठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में गांठों या गुलिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो अपन इसके चित्र पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये मैंने बना दी बेटा मूलीय त्वचा। इसका मैं नाम लिख देता हूँ मूलीय त्वचा। ये चित्र नंबर पहला चल रहा है, ठीक है। और इसके ठीक पीछे सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ वलकुट क्षेत्र, ये लिख देता हूँ मैं वलकुटी क्षेत्र, ठीक है ना बेटा। मूलीय त्वचा की कोशिकाओं से एक दो जगह अपन को एक कोशिकीय मूल रोम निकाल देने हैं। तो ये क्या बना दिए बेटा मैंने? मूल रोम, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में ये मृदा के कण हो गए, लिख देते हैं मृदा कण। और इन्हीं मृदा कणों के बीच बीच में ये मैंने बना दिया बेटा राइजोबियम जीवाणु। तो ये तो आपका चित्र नंबर पहला हो गया। क्या क्या किया इसमें मैंने? मूलीय त्वचा, मूलीय त्वचा के ठीक नीचे सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ वलकुट क्षेत्र, मूलीय त्वचा से एक कोशिकीय मूल रोम निकल गए, मूल रोम मृदा कणों के बीच में धंसे हुए हैं और मृदा कणों के बीच में ही आपने राइजोबियम को दर्शा दिया। पहला डायग्राम हो गया। दूसरे वाले डायग्राम में मुझे क्या करना है? मान के चलो कि ये तो मैंने मूलीय त्वचा बना दी, नाम लिख देता हूँ मूलीय त्वचा। इसके पीछे बेटा ये मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ वलकुटीय क्षेत्र हो गया। यदि आप इस दूसरे में इस चीज़ को नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अपन पहले चित्र में इसको दर्शा चुके हैं। अब बेटा जो अपन मूल रोम बनाएंगे ना, उसका सिरा हुक के समान मोड़ देंगे, क्योंकि अगले स्टेप में मूलीय त्वचा पर पाए जाने वाले मूल रोमों का सिरा हुक के समान मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? हुक के समान मुड़ा हुआ मूल रोम, ठीक है बेटा। और ये वही मृदा के कण हो गए, ठीक है। और ये जो हुक के समान मुड़ा ना, इसी भाग के चारों तरफ राइजोबियम जीवाणु समूह के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे। तो अपन इसको लिख देंगे बेटा राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। तो ये अपना चित्र नंबर दूसरा हो गया। ये चित्र नंबर पहला, ये चित्र नंबर दूसरा। अब नंबर 3 पर आ जाइए। और तीसरे चित्र में अपन क्या करेंगे बेटा? ये मैंने एपिब्लेमा या मूलीय त्वचा बना दी, मूलीय त्वचा।
ये वल्कुट क्षेत्र हो गया बेटा। कौन सा क्षेत्र हो गया? वल्कुटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। ये बेटा अपन ने मूल रोम बना दिए, हुक के समान मुड़े हुए। और अब तंतु के रूप में जीवाणु को इनके भीतर प्रवेश करवा देना है। तो ये अपना चित्र नंबर 3 हो गया। और इसमें लिख देंगे जीवाणु का तंतु के रूप में मूलरोम कोशिका में प्रवेश। जीवाणु का तंतु के रूप में मूलरोम कोशिका में मूलरोम कोशिका में प्रवेश। ये आपका चित्र नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया। अब मुझे चित्र नंबर 4 बनाना है बेटा। ठीक है। और चित्र नंबर 4 में इस तंतु रूपी जीवाणु को एपिब्लेमा से वल्कुट क्षेत्र में पहुंचा दूंगा। तो नंबर 4 ऊपर बना देता हूं साइड में। देखिए नंबर 4, ये तो एपिब्लेमा बना दी, यानी कि मूलीय त्वचा। ये इसके ऊपर मैंने मूलरोम बना दिए बेटा। ठीक है ना। ये मृदा के कण हो गए। और अब मुझे क्या करना है? तंतु रूपी जीवाणु को वल्कुट कोशिकाओं के भीतर तक प्रवेश करवाना है। तो देखो ये मैंने सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ वल्कुट क्षेत्र बना दिया। ठीक है। अब ये जो तंतु रूपी जीवाणु हैं ये वल्कुट कोशिकाओं तक प्रवेशित करवाने हैं भीतर। तो क्या लिख दूंगा बेटा मैं? तर्कु रूपी जीवाणु का वल्कुट तक पहुंचना। तर्कु रूपी जीवाणु का कहाँ तक पहुंचना? वल्कुट तक पहुंचना। ये चित्र नंबर 4 हो गया बेटा। और अब सबसे लास्ट चित्र बना रहा हूँ 5, जिसमें मुझे क्या करना है? सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बनी परिपक्व गुलिका दर्शा देनी है। परिपक्व गुलिका या गांठ। ये हो गया बेटा। ठीक है। तो ये बीच वाली लाइन में ख़त्म कर देता हूँ। और अब आपको मैं एक बार दोबारा से पूरी की पूरी प्रक्रिया, यानी किस तरह से मैंने चित्रों को बनाया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप ध्यान से देख लीजिए। देखो बेटा क्या पढ़ रहे हैं अपन? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की मूलों में गुलिकाओं या गांठों का निर्माण। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो ये लेग्यूमिनेसी कुल की मूल का अनुप्रस्थ काट है, जिसमें ये तो मूलीय त्वचा, ये वल्कुट क्षेत्र की सामान्य मृदुतकी कोशिकाएं, ये मूलीय त्वचा के ऊपर एक कोशिकीय मूलरोम, ये मृदा के कण, और मृदा के कणों के बीच बीच में राइजोबियम जीवाणु हो गए। अब दूसरे चित्र पे आइए। तो बेटा सबसे पहले क्या होगा कि वो जो मूलरोम है ना, अब ये कारण आपको आगे बताऊंगा जब अपन इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मूल के मूलरोम का अग्रसिरा मुड़ जाता है और
मृदा में उपस्थित अधिकांश राइजोबियम जीवाणु इस मूलरोम के मुड़े हुए सिरे के चारों तरफ समूह में एकत्रित हो जाते हैं। तो अपन ने बेटा दूसरे चित्र में यही किया है। देखो अब ये मूलरोम का मुड़ा हुआ, हुक के समान मुड़ा हुआ सिरा, और इसके चारों तरफ समूह में अपन ने क्या बना दिए, राइजोबियम जीवाणु बना दिए। आगे बढ़िए। फिर ये राइजोबियम जीवाणु तंतु के रूप में मूलरोम कोशिका में प्रवेश करते हैं, मूलरोम कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तंतु के रूप में। कौन बेटा, राइजोबियम जीवाणु। और बेटा मूलरोम कोशिका से एपिब्लेमा में और अंततः एपिब्लेमा से कहाँ चले जाते हैं, वल्कुट क्षेत्र की मृदुतकी कोशिकाओं तक, वल्कुट क्षेत्र की मृदुतकी कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। बैठ गई आपके समझ में। अब बेटा वहाँ जाकर के ये गुलिकाओं या गांठों के निर्माण का प्रेरण करते हैं, गुलिकाओं या गांठों के निर्माण का प्रेरण करते हैं, और उन्हीं गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। और आप पहले से भी जानते हैं और आज भी मैं बता देता हूँ कि मटर कुलीय पादपों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जीवाणु गुलाबी रंग का होता है बेटा, बताएंगे आपको। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। मृदा में या वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट आदि में बदलता है। सुन लिया। तो बेटा कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक खेत में दो फसलों के मध्य मटर कुलीय पादपों की फसल बोनी चाहिए, तो क्या आंसर बोलोगे बेटा कि मटर कुलीय पादपों की जड़ों में गांठें अथवा गुलिकाएं पाई जाती हैं, और इन गांठों अथवा गुलिकाओं में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। और बेटा राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन के फिक्सेशन से संबंधित है। तो यदि आप दो उद्यानी फसलों के बीच में मटर कुलीय पादप की फसल खेत के अंदर बो देंगे तो भूमि में नाइट्रोजन का उपापच या यूँ कह लो कि नाइट्रोजन की सांद्रता भरपूर बनी रहेगी तथा मृदा की उर्वरकता में निरंतरता बनी रहेगी। ठीक है बेटा। तो देखो चित्र नंबर 4 में अपन ने क्या किया, तरकू रूपी जीवाणु का वल्कुट तक पहुंचना, वल्कुट तक पहुंचा के बता दिया बेटा। और पांचवें और अंतिम चित्र के अंदर वल्कुट क्षेत्र में परिपक्व गुलिका को प्रदर्शित कर दिया, परिपक्व गुलिका को। ठीक है ना। तो बेटा मटर कुलीय पादपों में गुलिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैंने मटर कुलीय पादपों की जड़ों में गुलिकाओं के निर्माण की क्रिया को चित्र द्वारा समझाया। अगले वीडियो में आपको इसकी विस्तृत व्याख्या समझाई जाएगी। ठीक है। धन्यवाद।